हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का परिचय, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये हमारे लेसन का नेम है। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण, या एक्चुअल में बोलते किसे हैं, एक ऐसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्मेशन में होगा, जहाँ पर एक्स और वाई दो चर होंगे। ठीक है, चर का मतलब कोई भी इंग्लिश का ऐसा अल्फ़ाबेट जहाँ पर इसकी वैल्यू को किसी के भी बराबर माना जा सकता है, जैसे कि एक्स बराबर 1 2 3 4 10 15 20 25, या सेम टू सेम वाई भी 0 1 2 3 4। इन्हें हम कहते हैं चर। जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी, जहाँ पर ए कभी भी हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, बी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? अगर हम ए की जगह ज़ीरो रख देंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई उसे ज़ीरो बना देगा, बी की जगह ज़ीरो रख देंगे तो वाई से मल्टीप्लाई ज़ीरो बना देगा। तो ऐसा फिर हमारा कोई रैखिक समीकरण बनेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी ए और बी की जगह पे ज़ीरो नहीं हो सकता, को दो चरों में रैखिक समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखो एक्स और वाई दो चर ज़रूर मिलेंगे आपको, इनके साथ में कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, 1 2 3 -2 -3 √2 √3, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 3x/2, इसमें 3/2 दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं उसके आगे वन माना जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स और वाई वेरिएबल का होना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। ऊपर हमने बात की थी केवल एक समीकरण की, अब हम बात करेंगे युग्म की। युग्म का मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन के बारे में। दो ऐसे रैखिक समीकरण में एक समान दो चरों वाले समीकरण के युग्म को दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारी एक इक्वेशन थी ना, a1 ax + by + c। अब यहाँ पर दो इक्वेशन होंगी, दोनों के जो वेरिएबल होंगे, चर होंगे, वो एक समान होंगे। बाकी ए बी सी दोनों में सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली 3x + 4y + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर ये हमारा a1 b1 c1 होगा। दूसरी इक्वेशन में x + 2y + 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2 हमारा साथ में x के कुछ भी नहीं है तो वन मान लेंगे, तो a2 हो जाएगा 1, b2 2, c2 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो अलग अलग समीकरण होंगी जिनके अंदर चर यानी कि वेरिएबल एक्स और वाई होंगे वो एक समान होंगे, यानी दोनों में सेम ही होंगे। बाकी इनकी जो कोफिशिएंट है, गुणांक है एक्स और वाई के साथ में, जो कि ए बी सी होते हैं, वो अलग अलग हो भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो समीकरण देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। दो चरों में रैखिक समीकरणों के एक युग्म को निम्न द्वारा दर्शाया और हल किया जा सकता है। पहला मेथड है आलेखीय विधि, दूसरा मेथड है बीजगणितीय विधि। आलेख का मतलब यानी कि जिसमें ग्राफ के द्वारा हम किसी को सॉल्यूशन निकालते हैं, और बीजगणित में जो हमारी विधियाँ होती हैं जैसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, उनके द्वारा हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहले आलेखीय विधि के बारे में समझ लेते हैं। अब आलेखीय विधि के अंदर हमारी जो रेखाएं होती हैं ना, वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती हैं। दोनों दो समीकरण है, तो दो ऐसी रेखाएं हो सकती हैं जो आपस में प्रतिच्छेद करें। समपाती रेखाएं, जो एक रेखा की ऊपरी दूसरी रेखा बन जाए, या फिर समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, केवल उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती हैं। ठीक है, तो आलेख हमारे तीन प्रकार के हो सकते हैं। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु दो समीकरणों का एक अद्वितीय हल देता है। यानी दो समीकरण, दो एक रेखाएं हों जो एक दूसरे को किसी स्पेसिफिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों, जैसे यहाँ करती हो, एक ही बिंदु पे कर रही हैं, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यूनिक का मतलब अद्वितीय सॉल्यूशन, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। इसको हम समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैंने एक इक्वेशन ले ली, x + y - 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, x + 3y - 6 इज इक्वल टू ज़ीरो।
माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, माइनस का 6 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ पर हम एक निर्देशांक के लिए टेबल बना लेंगे x और y 0 4, यानी कि ये टेबल बनी कैसी है, एक बार हमने x को क्या मान लिया, 0 के समान मान लिया, तो जहाँ x है वहाँ पे 0 ले लिया, x की जगह हमने 0 रखा तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, y बराबर हमारा क्या निकल गया है 4। फिर हमने y बराबर क्या रखा 0, तो यहाँ पर y की जगह 0 रखा, x का x बराबर कितना आ गया हमारा 4। पहले समीकरण के निर्देशांक निकल के आ गए। इसी तरीके से दूसरी समीकरण की देखो, x बराबर हमने क्या मान लिया 0, तो x की जगह 0 रखा, 3y इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आके y बराबर 2 हुआ। फिर y बराबर हमने क्या मान लिया 0, x का x, जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया, तो ये 0 से गुणा होकर ख़त्म हो गया, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब इन दोनों निर्देशांकों को अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है, ये मैंने मान लो कार्टेशियन प्लेन बनाया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या हमारे, एक तो x तो 0 y 4, तो y के ऊपर 4 ले लिया हमने एक पॉइंट, दूसरा x तो 4 है बट y कितना है 0 है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो पहली समीकरण तो हमारी ये निकल के आ गई, ठीक है। इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट हमारा किसका नाम है 0 4, पहले x का बिंदु दिखाया जाएगा फिर y का, और ये वाला 4 0 हो जाएगा। दूसरा है x तो 0 बट y कितना 2, ये रहा। फिर अगला x 6 और y कितना 0, x 6 हमारा ये रहा। दो बिंदु आ गए, दोनों को मिला दिया, दोनों बिंदु यहाँ पर क्या करें एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे अद्वितीय हल। अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 आ रहा है और यहाँ से देखा जाए तो 1 आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अद्वितीय हल, जो कि 3 1 होगा। ये जो बिंदु है इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, तो ये जो हल होगा इन दोनों समीकरण का एक इकलौता हल होगा, यानी ये बिंदु इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इसी चीज़ को देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ मैंने साफ़ सुथरा ग्राफ बना रखा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। जो बिंदु है हमारा 3 और 1, इसी बिंदु को हमने पहले समीकरण में रखा, x की जगह 3 y की जगह 1, 3 और 1 4 के बराबर आ रहा है। इसी बिंदु को दूसरे समीकरण में रखा, x की जगह 3 y की जगह पे 1, 3 1 3, 3 प्लस 3 6। दोनों बिंदुओं, ये जो बिंदु हैं दोनों समीकरण में क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, और केवल एक इकलौते बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद ना तो ये ऊपर कहीं प्रतिच्छेद करेगी या ना इसके नीचे प्रतिच्छेद करेगी, तो केवल इकलौता एक यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको अद्वितीय हल कहते हैं हम, कि जो दो प्रतिच्छेद रेखाएं हमेशा एक ही सॉल्यूशन देती है, यानी अद्वितीय हल देती है, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारी समीकरण कुछ ऐसे थी, इसको हमने इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। a1 x के साथ में कुछ भी नहीं 1 मानेंगे, b1 y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1, c1 माइनस का 4, a2 x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b2 3 एंड c2 माइनस का 6 आ गया। अब कंपैरिजन किया a1 a2 का तो 1/1, b1 b2 का किया 1/3, c1 c2 का किया तो देखो ये माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, यानी कि इसमें पहले दो नंबर ही सेम बराबर नहीं होंगे, तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर स्टार्टिंग के दोनों नंबर सेम नहीं होते हैं तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि रेखा हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक ही सॉल्यूशन देगी। ये ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। पहले दो जो नंबर होंगे दोनों बराबर नहीं हो तो ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और उनका केवल एक ही हल होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका हल होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संपाती क्या है। जैसे कि एक रेखा बन गई ये वाली, ठीक है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी बनी हुई है, यानी रेखा के ऊपर रेखा का बना होना। तो ऐसे जहाँ पर दोनों रेखाएं बार बार टकराएंगी
ये दोनों इस बिंदु पे टकराएंगे, इस पे भी टकराएंगे, इस पे भी टकराएंगे, बार बार टकराती रहेंगे। जितनी बार दो लाइनें टकराती हैं एक दूसरे के साथ उतने ही उनके सॉल्यूशन होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। वही सेम पीछे वाली इक्वेशन, माइनस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मुझे कोऑर्डिनेट बनाने इनके, यहाँ x लिखा y, x की जगह एक बार 0 रखा तो यहाँ 0 आया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। और एक बार क्या लिखा, y बराबर 0, तो x का तो x, y की जगह 0, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया पहले समीकरण। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y माइनस का 8 है, दूसरी तरफ है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। आपको सबसे सिंपल जो तरीका होता है ना, वो ये होता है, एक बार x को 0 मान ले, y की वैल्यू निकाल ले, एक बार y को 0 मान ले और x की वैल्यू निकाल ले। तो एक बार मैंने x को 0 माना तो यहाँ पर x की जगह 0 रखा, 2y इज इक्वल टू 8, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। 2y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आया 4। और एक बार हम y को 0 मान लेंगे, ठीक है, एक बार क्या मान लेंगे, y को 0, तो 2x का 2x, 2y की जगह 0 रखा, मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गए तो 8, मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आया 4 आया। दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, निर्देशांक आ गए, ग्राफ बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये y, y डैश, x डैश, x, और ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन। पहला कितना है, x तो 0 y 4, ये रहा बिंदु, फिर x तो 4 y 0, ये रहा बिंदु। दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये बन गया हमारा ग्राफ। इस कोऑर्डिनेट का नाम 0 4, इसका 4 0, रेखा का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा हमारा क्या है, अगेन x 0 y 4, दोबारा भी यही पॉइंट है, x 4 y 0, यही पॉइंट, यानी इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई है, यानी इसी के ऊपर ही बनी हुई है वो दूसरी रेखा भी हमारी, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब ये रेखा देखो, बार बार जितने भी बिंदु बनाओगे आप इस रेखा पे, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे इन दोनों रेखाओं के, क्योंकि ये हर बिंदु पर बार बार प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को साथ। जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगे उतने उनके सॉल्यूशन होंगे। अब दो रेखाओं का कोई एंड तो होता नहीं है कि कहाँ पर अंत होगा इनका, तो ये तो इन्फिनिटी तक एक दूसरे के साथ टच करते रहेंगी, और जितनी बार टच करेंगे एक दूसरे को उतने इनके सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्लियर। इसी जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा नोट कर रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट को। और ये मैंने इनके ग्राफ बनाए हैं दोनों रेखाओं के, पहली और दूसरी रेखा दोनों एक ही रेखा पे बनी हुई हैं। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ कोऑर्डिनेट लिए हैं। देखो, पहला है 0 4, यहाँ पर देखा जाए नीचे से 1 आए, इधर से 3 1 3, नीचे से 2, इधर से 2 2 2, नीचे से 3, इधर से 1 3 1। तीन बिंदु लिए ए बी सी, ये तीनों बिंदु इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ज़रा, ए का वैल्यू कितनी है, 1 और 3, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, 3 और 1 4 बराबर आ रहे हैं। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8 के बराबर आ रहे हैं। ए बिंदु दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। बी बिंदु देखो, ये भी तो दोनों समीकरण का सॉल्यूशन है, 2 2, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, 2 प्लस 2 4 बराबर आ रहे हैं। एक्स की जगह 2, वाई की जगह भी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8 बराबर आ रहे हैं। तो ये बिंदु भी दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा बिंदु है 1 और 3, एक्स की जगह, सॉरी, तीसरा बिंदु हमारा 3 और 1, नीचे से 3 इधर से 1, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1, 3 और 1 4 के बराबर आ रहे हैं। एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 और 2 8, यानी तीनों बिंदु दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने तो आपको समझाने के लिए केवल 3 बिंदु लिए हैं, लेकिन इन दोनों रेखाओं के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होंगे, और इन्फिनिटी यानी कि अनंत होंगे इसके हल, और जितने इसके इन्फिनिटी पॉइंट होंगे उतने इनके सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है
कि इसके ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखा का प्रत्येक बिंदु इसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है। क्लियर। अब इनको हम A1 B1 C1 की फॉर्म में भी लिख देते हैं। पहली समीकरण हमारी ये, दूसरी ये है, ये इसकी जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल फॉर्म होती है। A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0। A1x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, C1 -4 आ गया। A2 2, B2 2, C2 -8। पहले A1 A2 का रेशियो निकाला 1/2, कट नहीं कट रहा छोड़ दो। B1 B2 का निकाला 1/2, C1 C2 का निकाला, माइनस से माइनस कट गया, 4 का डिवाइड 1/2। तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो इससे प्रूव होता है अगर तीनों का रेशियो सेम हो तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अगर समपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर। ये हो गई हमारा समपाती रेखा। तो ध्यान रखें, अगर तीनों का रेशियो बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या रहेंगी, समपाती रहेंगी। और आप इस सारे मैटर को वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्लियर। अगली आती है हमारी समांतर रेखाएं। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण का योग का कोई हल नहीं होगा। अब देखो दो रेखाएं हैं, जब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही कहीं पर भी किसी भी बिंदु पे, क्योंकि समांतर रेखाओं का मतलब ये होता है ऐसी दो रेखाओं का जोड़ा जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही ना करे। जब वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। उसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। x + y - 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का इधर जाए किसका हो गया, प्लस का, तो ये तो हमारी पीछे वाली इक्वेशन ही होगी। दूसरी इक्वेशन मैंने चेंज कर दी, x + y - 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इधर है किसका हो गया, प्लस का। तो पहली इक्वेशन की अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, एक बार क्या लेंगे, x को 0 ले लेंगे, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखा 0 + y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एक बार y बराबर 0 ले लिया, x बराबर कितना आ गया 4, तो x 0 लिया तो y 4, y 0 लिया तो x 4 निकल के आ गया हमारा। दूसरी समीकरण है x + y, माइनस का आधा तरह प्लस का हो गया 6 आ गया। इसकी भी टेबल बना ली हमने, एक बार x को 0 रखा, यहाँ 0 + y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई 6। और एक बार हमने y को 0 रख लिया, x y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो x हमारा 6 निकल के आ गया। निर्देशांक तो आ गए। अब इनको क्या करना, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए मैंने ग्राफ बनाया। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। तो यहाँ हमारा एक्स तो 0 है, वाई कितना 4, ये रहा, एक्स कितना है 4, ये रहा। दो बिंदु आ गए, दोनों को हम मिला देते हैं। दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इस बिंदु का नाम कितना है 0 4। पहले ध्यान रहे x का बिंदु लिखा जाएगा फिर y का, पहले x का फिर y का, लिख दिया। दोनों बिंदु आ गए हमारे यहाँ पे। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है x तो 0 y 6, ये रहा। x 6 y, हाँ x तो 6 है बट y 0 है, ये रहा। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों रेखाओं को हम जितना मर्जी बढ़ा लें जितना मर्जी घटा लें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। और अगर प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो बिंदु जो इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करता हो। क्लियर। तो देखो मैंने इन्हीं रेखाओं को यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं मैंने आपको बना के दिखा दी। अब इनको A1 B1 की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है इस तरीके से, ठीक है। A1 अगर x के साथ वाला कुछ भी नहीं है तो 1, B1 y के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1, C1 -4, A2 1, B2 y के साथ वाला एंड C2 -6। रेशो कंपेयर किया 1/1 1/1, इसका -4/6, माइनस से माइनस गया, दोनों में 2 का डिवाइड दिया, 2/3 आ गया। तो पहले दो पार्ट तो सेम होंगे बट तीसरा पार्ट इक्वल ना हो, तो उससे पता लग जाएगा कि ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं होगा।
क्लियर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं संगत प्रणाली की। संगत किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि ये जो समीकरण दे रखे संगत है या नहीं है। तो संगत के बारे में कैसे पता लगाएंगे, जब रैखिक समीकरणों का कम से कम एक हल होता है, यानी कि हमें जब समीकरणों का हल मिल जाता हो, सॉल्यूशन मिलता हो, तो उसे कहेंगे संगत। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका एक सॉल्यूशन होता है अद्वितीय हल। या संपाती रेखाएं, वो बार बार संपाती रेखाएं जो होती हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। संपाती का मतलब मैंने बताया था, दो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर बनती है, मान लो पहली रेखा दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर बनती है, तो ये बार बार हर बिंदु पे एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती रहती है, इसीलिए इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आपको सिर्फ हल मिलना चाहिए, चाहे एक मिले या अपरिमित रूप से अनेक हल मिले, जिनके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें कहते हैं हम संगत। ठीक है, संगत रेखाएं उनको हम कहेंगे। और वहीं पर बात कर लीजिए असंगत की। असंगत में जस्ट इसका उल्टा होगा, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वह असंगत होगा। अब असंगत का उदाहरण कौन हुआ, समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करती कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनको हम एक बार दोबारा से समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक, देखो ज़रा, आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो भी पढ़ा है, समीकरण दी, पहली समीकरण ये थी हमारी, इसके अंदर A1 A2 बराबर नहीं था, यानी इसकी रेशो 1/1, इसकी रेशो 1/3 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसे बनेंगी, प्रतिच्छेद, एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे, इसीलिए अद्वितीय हल होगा। सॉल्यूशन निकला है, इसीलिए उसे संगत कहेंगे। दूसरा हमारी समीकरण ये थी, जिसमें A1 ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, 4/8 को काटेंगे तो ये भी 1/2 होगा। तीनों जब बराबर होंगे तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाएंगी, जो एक रेखा के ऊपर जस्ट दूसरी रेखा बनी होगी। ये बार बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रहती हैं, इसीलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। सॉल्यूशन दोनों में निकल रहा है, इसलिए संगत है। एंड थर्ड सिचुएशन थी हमारी, एक्स के साथ वाला 1 1 1/1, वाई के साथ वाला 1 1 1/1, इनको काटा 2/3 आएगा, 2 2 4 2 3 6। जब पहले दो बराबर हों, पीछे के दोनों बराबर ना हों, तो ऐसी रेखा हमेशा समांतर रेखाएं कहलाएंगी। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत। तो ये तो थे हमारे ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि। अब हम बात करेंगे बीजगणित विधि के बारे में। तो बीजगणित विधि के अंदर कुल मिला के 3 विधि आती है। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी वज्रगुणन विधि। तो जो वज्रगुणन विधि है इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहली है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको आसान शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे पास जो दो समीकरण होती हैं, उन दोनों में से किसी एक समीकरण में से x या y की वैल्यू को निकाल के दूसरी वैल्यू में रख देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 6, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 12। दोनों इक्वेशन आ गई, 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे समीकरण 1 का इस्तेमाल करें या 2 का करें। अगर 1 का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में से x या y की वैल्यू निकाले, दूसरी इक्वेशन में इसमें रख दें, इसमें से निकालोगे तो आप इसमें रखोगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की, तो प्लस का 3y उधर जाए किसको आ जाएगा, माइनस का। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको x की निकालनी है, आप y की भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस होगी। देखो मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपने इस समीकरण में निकाला है तो आपको इसमें रखना है, इसमें से निकालोगे तो आपको इस समीकरण में रखना है। तो 3 को 2 में रखने पर, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ हम क्या लगा देंगे, 6 - 3y/2 + 2y = 12।
3 को इससे गुणा किया, 3 6 18, 3 को इससे किया, 3 3 9 अपॉन में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 18 माइनस 9y, नीचे कुछ नहीं सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4y। अब 9 में से 4 जाएगा 5y, बड़ा कोना माइनस का तो निशान माइनस का, प्लस का 18, नीचे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 18 माइनस 5y, 12 दूनी 24, प्लस का 18 है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा माइनस का 5y, 24 में से 18 गए 6, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब चाहे माइनस आपका नीचे हो चाहे ऊपर हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने माइनस को ऊपर कर दिया, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। जो भी आपका y का मान आएगा आपको उठा के चाहे आप 3 में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, वो आपकी चॉइस है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि x में ही रखें। यहाँ y की जगह मैंने लिख दिया माइनस का 6/5, और नीचे हमारा कितना है 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। जब ये ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 3 18 माइनस माइनस प्लस, 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर दिया, 5 6 30 प्लस 18। जब किसी के नीचे कुछ ना हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के नीचे 5 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों को ऐड किया 48 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 2, काट रही है तो काटो, कितना आया 24 अपॉन में 24 अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने तो इसी काम को मैंने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, क्लियर। ये हमारे y का मान, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को एक बार इस इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसी बार मैंने यहाँ से इस वाले में x का मान निकाला, सेकंड टाइम हम इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। देखो स्टूडेंट, यही क्वेश्चन हमारे दोबारा से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, दो ही क्वेश्चन है। पिछली बार हमने इसमें से वैल्यू निकाली थी, इसमें रखी थी, इस बार हम इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3x प्लस का 2y दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। इसे हमें उठा के पुट कर देना है 1 के अंदर, और इसे मान लेना है 3 पुट इन 1, 2 का 2, x की जगह पे 12 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4y प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो ज़रा, इसके बेस के नीचे कुछ भी नहीं है, तो पहले मैंने क्या लिया एलसीएम ले लिया। कैसे लिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9y इज इक्वल टू 6। अब 5 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5y, बड़ा कौन है प्लस का 24, नीचे है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 गुणा में 3 24 प्लस 5y, 6 3 18 प्लस का है, दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा माइनस का, 18 माइनस 24 5y, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, 24 में से 18 गए, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 6, मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही निकला था अभी भी वही निकला है, y की वैल्यू -6/5। अगर आपको जो भी y की वैल्यू निकलती है, अब आपके पास ऑप्शन है चाहे आप 1 में रखो, 2 में रखो या वापस 3 में रख दो, तो मैं 3 में रख देता हूँ। 12 माइनस y की जगह पे हम क्या लिख देंगे माइनस का 6/5 एन बटे में 3, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12/5, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि अभी 3/1 है ये फिलहाल। एलसीएम लेके इक्वल करेंगे हम,
नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 12×5 = 60 प्लस में 12, दोनों को जोड़ दिया, 72/5। कट रहे हैं तो उनको काट देंगे, 3×2 = 6, 3×4 = 12। तो ये आंसर आ गया 24/5। ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स की। देखो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आंसर वही आएंगे, बस करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। पिछली बार हमने इसमें से वैल्यू निकाली थी, इस बार हमने इसमें से वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो इसी काम को मैंने यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन में यहाँ पे नोट करा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आंसर दोनों ही प्रोसीजर में सेम आएगा। क्लियर। तो ये तो थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। अब बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की यानी कि विलोपन विधि की। देखो विलोपन विधि में, इस विधि में हम किसी एक चर को विलुप्त करके एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। उस रैखिक समीकरण को हल करके किसी भी एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो दो समीकरण दी हुई होती है, उनमें या तो हम x वाले पार्ट को बराबर कर लेते हैं या y वाले पार्ट को बराबर कर लेते हैं, और करने के बाद में या तो x को गायब कर देते हैं, काट देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, या y को गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, एक चर बचेगा, उस चर का मान निकाल के वापस हम उसी इक्वेशन में रख देते हैं। उस रैखिक समीकरण को हल करके किसी एक चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि या तो हम x का मान निकाल लेंगे या y का मान ज्ञात कर लेंगे। उस मान को किसी भी समीकरण में रख के दूसरी राशि का मान निकाला जा सकता है। देखो अभी आपको ये समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही होगी, जब मैं इसका उदाहरण दे दूंगा तब आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक, 2x + 3y = 6 एंड 3x + 2y = 12। अब आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप या तो x का मान बराबर कर लें या y का मान बराबर कर लें, दोनों में से किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप x को बराबर करना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 है इसमें 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, और इसमें 3x दे रखा है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 6 18, 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y = 12। हमारे पास जो दोनों समीकरण आई है, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख देना, 6x + 4y = 12, दोनों प्लस के डिजिट हैं। ठीक है, अब हम देखो दोनों जब प्लस के डिजिट होते हैं तो एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अगर इनको हमें काटना है तो एक डिजिट प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस की होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो समीकरण है इसे पूरे के साथ जो निशान है वो बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो हम के निशान कर देंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो 6x में से 6x गया 0। अब ये प्लस का 4 नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस का 4y माना जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5y, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। 18 में से 12 गए 6, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, 2 से गुणा हमने 12 को नहीं किया, तो यहाँ 24 होगा। ठीक है, 24 में से 18 जाएंगे, 6 आएगा, बड़ा माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। क्लियर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 5 की। अब ऑप्शन हमारे पास, चाहे तो हम इसको 1 में रख दें और चाहे हम इसमें 2 में रख दें, दोनों में से किसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं। और चाहो तो हमारी जो नई इक्वेशन है इसमें भी रखा जा सकता है या इसमें भी। y की वैल्यू रखने पे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो मान लो इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, 3x + 2y = 12। अब 3x का 3x, y की जगह लिख दिया मैंने 6/5 = 12, 3x, 6 दूनी 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, 12/5,
3x, देखो नीचे कुछ भी नहीं, सीधा गुणा कर दिया, 12 5 60 प्लस 12, दोनों को जोड़ा 72/5। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 3 में इसका डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी आंसर आ जाएगा 24/5। देखो हमने इसी क्वेश्चन को जब प्रतिस्थापन विधि से किया था तब भी x का मान यही आया, y का मान यही आया। हमने विलोपन विधि से किया तब भी हमारा आंसर सेम ही आया, आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर। तो यानी कि मेथड बदल देने से कभी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा जो पहले था। क्लियर। देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नीट एंड क्लीन में करा हुआ है, दोनों तरफ 3 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, इक्वेशन आई, सॉल्व करा, y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करा तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार तो मैंने आपको x का मान बराबर करके आंसर निकाल के दिखा दिया, इसी तरीके से आप y का मान भी बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इस बार हम क्वेश्चन को, ताकि आपको ये ना रहे कि केवल हमें x को ही बराबर करना है, हम y को भी बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। अब यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो 3 को 2 गुणा कर दो 2 के साथ, और 2 को गुणा कर दो 3 के साथ, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 3 9, 3 दूनी 6y, 3 चौके 12 3 36। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इनको लिखेंगे एक के ऊपर एक, 6y = 12, 9x प्लस 6y = 36। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, मैंने क्या कहा कि अब हमारा y टर्म इक्वल है, अगर y बराबर है तो दोनों को काटना पड़ेगा, और दोनों कटेंगे केवल कब, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ये केवल तभी माइनस होंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन की साइन क्या करेंगे, चेंज। अगर मान लो इमेजिन करते हैं कि ये ऑलरेडी माइनस का आ रहा था, तो तब हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं होती। निशान कब बदलते हैं, या तो ये दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, उस सिचुएशन में इनके निशान बदले जाते हैं, ताकि एक प्लस का आ जाए और एक माइनस का आ जाए, और दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर दें, इसलिए निशान हम बदलते हैं। तो प्लस का 6 माइनस का 6y कट गया। अब ये माइनस का और ये प्लस का, 9 में से 4 गया 5x, बड़ा को ना माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। 36 में से 12 गए, माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, नहीं सॉरी 4, और यहाँ पे 2, 24 आ जाएगा। बड़ा को ना माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया हमारा। मल्टीप्लाई में है, किस में आ गया, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, आगे 24/5। पिछले वाले जो तरीके से मैंने आपको कराया था तब भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 24/5। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता निकल के जो है। अब x का मान अब आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो आप 1 में रख दो और चाहे आप 2 में रख दो, आपकी जैसी इच्छा हो। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y = 12 है, x की जगह मैंने लिखा 24/5 प्लस 2y = 12, 24 को 3 से गुणा किया 72/5, 2y = 12, प्लस का है दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, 72/5। अब 2y, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, सीधा गुणा कर देंगे, 12 5 60, माइनस का 12, सॉरी 12 नहीं 72, 2y। अब एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, माइनस किया 12, बड़ा गुना दोनों में से माइनस का, तो निशान माइनस का। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 2 में इसका डिवाइड दिया 6, तो आंसर आएगा माइनस का 6/5। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप इसी x की वैल्यू को इसमें रखते तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ज़रा, मैंने इस वाले पार्ट में x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इसी x की वैल्यू को 9x प्लस 6y 36, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आई थी ना, उसमें रख के दिखाया, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप चारों में से किसी में भी रख के आंसर को निकाल सकते हो। x की जगह 24/5 लिखा, प्लस में
हाँ छः, सॉरी इसमें तो इसी इक्वेशन में रखा गया है मान। ठीक है, मैं आपको करके दिखाया दूँ फिर भी। 24 को गुणा करेंगे 9 के साथ, हाँ 9 दूनी 18 3 21 216 बटे में 5 प्लस का 6y, प्लस का उधर जाए किसको आ जाएगा माइनस का 36 माइनस में 216 अपॉन में 5 6y, नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर दिया 180 माइनस में 216। अब 216 में 680 जाएगा, एक प्लस को एक माइनस को माइनस करेंगे, 216 में 680 गया तो ये आ गया 16 36 बटे में 5, बड़ा कोना माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा डिवाइड में, 6 में इसका डिवाइड है 6 6 36 माइनस का 6 अपॉन में 5। कहने का मतलब आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चाहो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखो और चाहो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखो। ठीक है, अब ये हमारी थी विलोपन विधि। क्लियर। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इस विधि में हम क्या करेंगे, एक चर को विलुप्त करेंगे। अब जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर तो x को विलुप्त किया था, दूसरी बारी में हमने y को विलुप्त किया था। एक चर में रेखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, तो हमारी एक समीकरण मिली थी जिसमें हमने x या y को निकाला था। उस समीकरण को हल करके किसी भी चर राशि का मान प्राप्त करते हैं और उस मान को किसी भी समीकरण में रख के दूसरी राशि का मान निकाला जा सकता है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपको एक एग्जाम्पल भी देके यहाँ पे समझा दिया एकदम क्लियर तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।